हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? ट्वेल्थ वालों, मज़ेदार एकदम। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? कुछ ध्यान आ रहा है क्या? अपन ने पढ़ लिया था SN2 रिएक्शन, अपन ने पढ़ लिया था SN1 रिएक्शन। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था? अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो आज अपन जो करने वाले हैं, कुछ SN2 की प्रैक्टिस करेंगे, SN1 की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में अपन शुरू करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास रिलेटेड टू SN2। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ब्रोमीन CH3H ड्यूटेरियम, मैंने रिएक्शन कराई NaN3 DMF। देख के समझ में आना चाहिए बच्चों, देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो NaN3 लिया है मैंने और DMF लिया है, इसी सॉल्वेंट से रिलेटेड हमें समझ में आना चाहिए रिएक्शन क्या है, SN2 है। अगर हम रिएक्शन को पहचान पा रहे हैं ना, तो हम रिएक्शन के प्रोडक्ट को बनाने में बहुत हमें दिक्कत नहीं होगी। हमें पता है कि मैकेनिज्म क्या होती है भाई। SN2 में क्या होता है? इन्वर्सली अटैक होता है, इन्वर्जन होता है। इसका मतलब जो ये N3 माइनस है, ये क्या करेगा? बैक अटैक करेगा और ब्रोमीन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो मुझे बताएं, यहाँ जो इन्वर्जन प्रोडक्ट आने वाला है, तो क्या मैं न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर लगा दूँ और D को यहाँ लग दूँ, जिससे कि जो चेंज होगा वो एक का होगा, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये इन्वर्टेड है, ये इसका इन्वर्जन हो चुका है। और इन्वर्जन को नाम क्या देते हैं बच्चों? वॉल्डेन इन्वर्जन। ध्यान आ रहा है आपको? तो चलिए क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ Cl लगा हुआ है, रिएक्शन करें हमने NaOH और यहाँ पर मैंने ले लिया DMSO। समझ में आना चाहिए कि जैसे ही मैंने DMSO लिया, तुरंत क्लियर हो कि यहाँ पर भाई DMSO क्या है? SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता था? बैक अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बच्चों, यहाँ जो OH लगेगा वो डैश में नहीं लगेगा, वो कहाँ लगेगा? वेज में लगेगा। क्लियर समझ में आ रहा है क्या आपको? तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, बैक अटैक करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। क्लियर बात समझ में आती है? मैंने इसी तरीके से आपको SN1 बताया था, आपको ध्यान आ रहा होगा। SN1 रिएक्शन में क्या होता था भाई? सबसे पहले क्या होता था? हैलाइड रिमूव होता था। हैलाइड रिमूव होने के बाद वहां पर न्यूक्लियोफाइल का क्या होता था? अटैक होता था। इसीलिए उसके रेट में रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करता था, न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो हमें यह क्लियर हो रहा है कि कभी भी अगर हमारे पास SN2 रिएक्शन है तो वहां रेट किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज रिएक्टेंट। लेकिन अगर मेरे पास SN1 रिएक्शन है तो वहां कभी भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में रेट में डिपेंडेंट नहीं होगा, रेट को डिपेंड नहीं करेगा। तो मुझे बताएं बच्चों, SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमें पता है, सब सीख रखा है हमने। यहाँ पर हम सॉल्वेंट की तरह लेते हैं पोलर प्रोटिक, जैसे कुछ भी अल्कोहल ले लिया या कुछ भी ले लिया, लेट सपोज, और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो है वाटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पर सॉल्वेंट ले सकते हैं, पोलर प्रोटिक ले सकते हैं, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। क्या होता था? सबसे पहले हैलाइड रिमूव होता था, कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता था, और एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद, ये चीज़ मैंने थोड़ा सा पलट के लगा दी है, ध्यान दीजिए, यही है। इसका मतलब यहाँ ये क्या हो गया? sp2। कार्बोकैटायन शिफ्ट होने का चांस है नहीं यहाँ पर, वरना ये शिफ्ट भी हो सकता था। इसके बाद क्या होता था? वाटर का अटैक। ये बैक अटैक भी कर सकता है, फ्रंट अटैक भी कर सकता है। इसीलिए हमने कहा था इसमें रेसमाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें R भी बनता है और S भी बनता है। इसका मतलब यहाँ क्या बनता है कि रेसमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन मैंने आपको अमाउंट के बारे में बताया था, तो अमाउंट ऑलवेज इन्वर्जन का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्लियरली बात कर सकते हैं यहाँ पर SN1 रिएक्शन के लिए। तो चलिए यहाँ पर अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ लगा है ब्रोमीन, और मेरी रिएक्शन हुई है CH3OH।
क्या मैं तुरंत समझ सकता हूँ यहाँ पर रिएक्शन क्या है बच्चों? SN1। क्यों? सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर मुझे पता है ये बेस है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? पोलर प्रोटिक, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है बात? तो मुझे पर बताओ, अगर मैं वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? माइनस कंटेनिंग होता है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ, सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है बच्चों। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव कंटेनिंग होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, मोबिलिटी। मोबिलिटी हमेशा क्या होती है? अटैक करने की टेंडेंसी की बात अगर यहाँ पे करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मोबिलिटी में सबसे पहले आता है नेगेटिव, देन आता है लोन पेयर, देन आता है बॉन्ड पेयर। किसी के पास नेगेटिव है इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लोन पेयर है थोड़ा कम होगा, और बॉन्ड पेयर है तो और कम होगा। ये चीज़ें हमने 11th क्लास में पढ़ रखी हैं बच्चों। तो मुझे बताओ यहाँ पर OCH3 क्या करेगा? अटैक करेगा। तो Br माइनस पहले ही निकल जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या बच्चों? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में अब जो न्यूक्लियोफाइल है OCH3 वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। इसका मतलब प्रोडक्ट ये भी बन सकता है अगर मैं OCH3 को डैश में लगाऊं, और प्रोडक्ट ये भी बन सकता है जब मैं वेज में मेथिल और डैश में OCH3 को लगाऊं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे मैं यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा हूँ बच्चों? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो हमने पढ़ रखी हैं, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कोई भी चीज़ें छूटी नहीं है बच्चों हमारी। ठीक है ना? तो आज अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं, और आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक नेम रिएक्शन SN2 में मैंने आपको और बताई थी, याद होगी तो, फिंकलस्टीन रिएक्शन बताई थी। चलिए एक बार उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ाई थी अपन ने, ये भी बात अपन ने इसकी भी की थी। तो मुझे बताएं यहाँ पर रिएक्शन की बात किसकी करने वाला हूँ मैं? फिंकलस्टीन की। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन एक SN2 प्रोसेस रिएक्शन है। यहाँ पर जो रिएजेंट होता है बच्चों वो होता है NaI एसीटोन। क्या होता है? NaI एसीटोन। अब बच्चों ध्यान दो, NaI का मतलब क्या हुआ? Na+I-, और एसीटोन का मतलब क्या हुआ? पोलर अप्रोटिक। एसीटोन का मतलब क्या हुआ? पोलर एप्रोटिक। और NaI का मतलब हुआ Na+I-, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बच्चों बताओ दोनों प्रॉपर्टी किस में आती थी? SN2 में आती थी। तो बताओ यहाँ पर अगर मेरे पास लेट सपोज ब्रोमीन लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ D लगा है, यहाँ CH3 लगा है, तो ये NaI क्या करता है? I- आता है, बैक अटैक करेगा और इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। मतलब यहाँ भी क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा? यहाँ भी इन्वर्जन ही होगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? यहाँ पर क्या होगा? इन्वर्जन होगा। सेम SN2 की तरीके हम प्रोडक्ट बना देंगे। तो बताइए अब मैं I को कहाँ रखूँगा? रिवर्स करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इन्वर्जन। तो बच्चों यहाँ पर बताएं मुझे, क्या प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा? क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? मान लीजिए मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर वेज में Cl लगा दिया, डैश में H लगा दिया, वेज में मैथिल है और डैश में H है, और मैंने रिएक्शन कराई बच्चों NaI एसीटोन। तुरंत देख के समझ में आना चाहिए रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? फिंकलस्टाइन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या करती है? SN2 मैकेनिज्म, और SN2 क्या करता है बच्चों? बैक अटैक। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ I- क्या करेगा? बैक अटैक करेगा। कौन सा लिविंग ग्रुप यहाँ अच्छा है? ये, और लिविंग ग्रुप को क्या करेगा? निकाल देगा। तो बताओ इन्वर्जन प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? इस I की जगह पे क्या I मेरे पास वेज में आएगा या डैश में? आपको पता है इन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब वेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डैश। इसका मतलब I कहाँ आएगा? डैश में, और H कहाँ आएगा बच्चों? वेज में। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई है। तो इस कार्बन पे जब कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है तो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप करें यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास
क्लोरीन होता, रिएक्शन होती NaI एसीटोन, क्या करेगा बच्चों? सिंपल है, कौन सी रिएक्शन है? फिंकरस्टाइन, Na प्लस I माइनस बैक अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो बताओ मेरे पास बन क्या जाएगा बच्चों? वेज में I आ जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि आपने फिंकरस्टीन रिएक्शन को कैसे समझा। ये अपन ने कर रखा है, SN2 प्रोसेस में कर रखा है बच्चों। तो चलिए अब अपन रिएक्शन को शुरू करने वाले हैं। कौन सी? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत अच्छी रिएक्शन है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब ये आप सीखोगे कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या क्या होता है। तो रिएक्शन का नाम लिखते हैं सबसे पहले। कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक। विलियमसन ईथर सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन को अगर नाम से थोड़ा समझो तो नाम से क्या बताना चाह रही है ये? ईथर सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं ईथर बनेगा। ईथर सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं ईथर ही बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ड से समझ में आया कि यहाँ पर क्या बनने वाला है? ईथर बनने वाला है। मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या करती है? एक ईथर बनाती है। अब ईथर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। यहां हमेशा क्या होता है बच्चों? रिएक्शन में एक एल्कोक्साइड आयन होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है। एल्कोक्साइड आयन का मतलब क्या हुआ? कोई भी RO-, इसके साथ Na+ भी हो सकता है। अब ये कहां से बना होगा इसको थोड़ा समझे। कोई ना कोई एल्कोहल है और किसी एल्कोहल के साथ अगर मैं सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल की रिएक्शन कराऊं तो बताएं मुझे, सबसे पहले इस सोडियम की बात करूं तो सोडियम किस में ब्रेक होगा? सोडियम हमेशा चाहेगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होना। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ पर अटैक करके इसे निकाल देता है। तो मुझे बताओ यहाँ बन क्या जाता है बच्चों? RO- और H जो निकलता है वो H2 के फॉर्म में निकलता है और यहाँ हाफ H2 गैस रिलीज होती है। तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या लेते हैं? हम यहाँ से लेते हैं एल्कोक्साइड आयन। तो अगर इसके पहले भी ये स्टेप ये दिया हो तो भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या चाहिए होता है? एक एल्कोक्साइड आयन चाहिए होता है, इसके साथ एक एल्किल हैलाइड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एल्किल हैलाइड चाहिए होता है। और रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों? एक ईथर मिलता है। और वो कैसे प्रोसीड करता है पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम मैकेनिज्म को भी वहाँ से क्लियर करेंगे। O- है, इस R की वजह से और X की वजह से यहाँ हाईली डेल नेगेटिव और यहाँ हाईली डेल पॉजिटिव आएगा। ये O- क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके क्या करेगा? X को बाहर निकाल देगा। और ये अटैक कैसा होता है बच्चों? SN2 अटैक होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसा है बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको बताया था नेगेटिव कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि उनकी मोबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा? RO के साथ क्या जुड़ जाएगा? R। तो इस O के साथ कौन सा नया बॉन्ड बनने लग गया? R। तो बताओ यहाँ पर बन क्या जाएगा बच्चों? ROR। और यही है बच्चों ईथर। क्या है ये? ईथर। अब समझो मेरी बात को, मेन बात क्या है यहाँ पर? कहानी समझ में आई? सबसे पहली कहानी ये समझ में आई कि ये जो एल्कोक्साइड आयन आया ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। RX हमने एक रिएक्टेंट के तौर पे ले रखा है पहले से ही। तो मान लीजिए अगर मेरे पास रिएक्शन में कुछ इस तरीके का एल्कोहल है तो सबसे पहले मुझे इस एल्कोहल को किस में चेंज करना पड़ेगा? एल्कोक्साइड आयन में चेंज करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? सोडियम या पोटेशियम की हेल्प से। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड आयन बन जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये कितने H2? हाफ H2 लिख सकते हो। अब बाद में मेरे पास मान लो कोई भी रिएक्शन कराने के लिए लेट सपोज ये ब्रोमीन है, अब इसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही है,
किसके साथ? एल्कोक्साइड आयन के साथ। तो बताओ ये एल्कोक्साइड आयन जब इस ब्रोमीन के साथ अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। और ब्रोमीन को बाहर निकालने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा? वो कुछ ऑक्साइड माइनस से कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है? ये कार्बन वाला, और ये कार्बन वाला बॉन्ड है कौन सा? ये। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपके पास यहां पर हमेशा क्या दिया होगा? हमेशा आपको दिया होगा एक एल्कोक्साइड आयन, पहली बात। दूसरी बात, यहां आपको एक एल्किल हैलाइड दिया होगा। अटैक कैसा होगा? SN2 अटैक होगा, और SN2 अटैक करने की सारी प्रॉपर्टी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अच्छे से जानने का मतलब क्या हुआ? आप SN2 के बारे में अगर जो जानते हैं तो मुझे बताएं, क्या SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता था? बिल्कुल बात सही है, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग ले लिया। एक एल्किल हैलाइड होता था, और एल्किल हैलाइड हमेशा ये ऐसा चाहता है कि लेस हिंडर्ड हो। कैसा हो बच्चों? लेस हिंडर्ड हो। जितना ज्यादा लेस हिंडर्ड होगा उतना ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत अच्छा होगा, और उतनी ही यील्ड अच्छी होगी क्या करने में? ईथर बनाने में। तो समझ में आया आपको कि अगर मुझे ईथर बनाना है तो ओवरऑल इस एल्किल हैलाइड को क्या होना चाहिए? बहुत ही लेस हिंडर्ड होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? इस ऑक्साइड माइनस के लिए क्या करने का मतलब है? ये तो सिंपल जा रहा है, अटैक कर रहा है और ब्रोमीन को निकाल दे रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं और उसके थ्रू और अच्छे से चीजों को समझते हैं। चलिए, तो अपन ये सीखा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में सिंपल रिएक्शन है। क्या है? एक एल्कोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। एल्कोक्साइड आयन अगर नहीं प्रेजेंट है तो पक्की बात है वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? अल्कोहल प्रेजेंट होगा, और अल्कोहल के साथ कोई ना कोई मेटल जरूर प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेटल प्रेजेंट होगा तभी वो ऑक्साइड आयन बना सकता है। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलिए, अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके की एक ऑक्साइड आयन है और मेरे पास रिएक्शन करने के लिए है CH3Br। रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WES, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले मुझे पता है इस ऑक्साइड माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। अटैक कैसा होगा? SN2 अटैक के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा फिजिबल है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये बहुत लेस हिंडर्ड है, इसलिए मतलब ये फिजिबल है। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके का। क्या समझ में आता है इतनी चीज? जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर ये ऑक्साइड माइनस है और मेरे पास बन गया CH3X या CH3Br लिख लीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑक्साइड माइनस भी दे सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये बना कहाँ से है ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है कि ये बन के कहाँ से आया है। ठीक है? तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? ऑक्साइड माइनस का SN2 अटैक और इस ब्रोमीन को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। NaBr बाहर निकल जाएंगे। O के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर O के साथ क्या जुड़ गया? CH3। और यहाँ पर क्या बन जाएगा अलग से? Na+Br माइनस। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? Na+Br माइनस। तो आपको ये समझ में आया कि रिएक्शन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। क्या बढ़िया से क्लियर हो चुका है इतनी चीज़? तो चलिए इसमें और बातें करते हैं, और बातों में क्या समझते हैं इस चीज़ को अपन फील करेंगे। हर एक चीज़ों से अपन को समझ में आएगा कि यहाँ कैसी कैसी बातें हो रही हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास अगर न्यूक्लियोफाइल की बात आती है तो एक्चुअल में क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है ऑक्साइड के लिए। तो यहाँ मैं सम ऑक्साइड्स के बारे में लिख रहा हूँ, कैसे कैसे एल्कोक्साइड हो सकते हैं। जैसे O माइनस, CH3O माइनस, दिस इज मेथॉक्साइड। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये O माइनस होता, अब O80 है, इसका मतलब ये क्या है? एथॉक्साइड है। और क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? क्या ये आइसोप्रोपिल ऑक्साइड है? आइसो ग्रुप है, प्रोपिल है, तो क्या लिख सकता हूं यहां पर? आइसोप्रोपिल ऑक्साइड बोल सकता हूं मैं इसको। इसी तरीके से एक और प्रेजेंट होता है बच्चों,
ये बल्कि है नो डाउट, लेकिन ये ऑक्साइड माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए फिजिबल रहता है। तो बताइए यहां पर मैं इसको क्या नाम दूंगा? क्या ये मेरे पास टर्सरी कार्बन है? 4 कार्बन है तो टर्सरी ब्यूटाइल बोल सकता हूं क्या? तो इसका नाम होता है बच्चों टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। इसी को बताने का बहुत तरीका क्या क्या है, ऐसे भी लिख देता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। इस तरीके से भी इसको कहीं कहीं लिख के दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे यहाँ पर ऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। ये ऑक्साइड क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड पे अटैक करेंगे और ईथर बना देंगे। क्या समझ में आती है सारी बातें? चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली चीज की। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पूछे कि मेरे पास ईथर बन गया, मान लो, हो सकता है ईथर सेम बने। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास ये ऑक्साइड है और यहां मैंने क्या किया, एक ब्रोमीन लगा दिया और मैंने आपसे बोला कि यहां पर रिएक्शन करो। रिएक्शन करने पे आपको समझ में आया कि ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, SN2 रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो समझ में आया इतनी चीज कि यहां पर क्या होगा, ऑक्साइड माइनस का अटैक होगा और ब्रोमीन क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो मेरे पास जो ईथर बन के आएगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके का आएगा। पक्की बात है, समझ में आती है? लेट सपोज मान लीजिए ये है, इसकी रिएक्टिविटी है K1, मान लीजिए K1 है इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी। क्लियर? मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह ये ऑक्साइड आयन ले लूं और मैं रिएक्शन कराऊं एथिल ब्रोमाइड से, क्या तब भी ये ऑक्साइड माइनस ब्रोमीन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को, सॉरी, कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा? तो बताओ मेरे पास जो बन के आएगा, लेट सपोज उसकी रिएक्टिविटी है K2, ये भी क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या यहां पर भी यही ईथर बनेगा? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बिल्कुल यहां पर कौन सा ईथर बनने वाला है बच्चों? यहां पर ये ईथर बनने वाला है। क्या आपको दिख रहा है? दोनों में ईथर सेम बना है बच्चों, दोनों में ईथर क्या बना है, सेम बना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि K1 की रिएक्टिविटी और K2 की रिएक्टिविटी में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छी है? जल्दी से सोचें। मैकेनिज्म क्या थी? SN2 में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करने जाता है। तो वो तो बल्कि है, तो थोड़ा ठीक है, मैं मान सकता हूं कि एक नेगेटिव फैक्टर इसके पास ये है और इसके पास एक नेगेटिव फैक्टर कौन सा है, ये है। क्लियर? यहां पर लेकिन हमारे पास ध्यान क्या देना होता है, जब भी हम SN2 अटैक करते हैं तो हम यहां पर अटैक करने जहां जा रहे होते हैं एज अ रिएक्टेंट यहां पर, तो मुझे ध्यान रखना होता है कि यहां डोमिनेटिंग फैक्टर जो वर्क करता है वो करता है एल्किल हैलाइड। क्या करता है? एल्किल हैलाइड। इसका मतलब जिसका एल्किल हैलाइड जितना हल्का होगा, जितना लेस हिंडर्ड होगा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी रिएक्शन की क्या होगी, ज्यादा होगी। बताओ लेस हिंडर्ड कौन है? ये है लेस हिंडर्ड या ये है? तो यहां पर मैं कह सकता हूं लेस हिंडर्ड कौन है, ये है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के कह सकता हूं K2 की रिएक्टिविटी K1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? समझ में आता है? तो मैं यहां लिख सकता हूं विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SN2 रिएक्टिविटी। और SN2 रिएक्टिविटी में हमें ध्यान क्या रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ एज अ रिएक्टेंट जितना ज्यादा लेस हिंडर्ड होगा उतना ज्यादा अटैक करने में होगा, इजी होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, हमारी लड़ाई होती है, हम क्या समझेंगे, हम क्या सोचेंगे कि सामने वाले के जो पलटन है भाई, जितनी कम से कम आएगी ना, उतनी जल्दी अपन वहां से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ज्यादा आ गई तो फिर अपन को भी छुटकारा मिल सकता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी क्या सोचता है, एक ऑक्साइड माइनस है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने जा रहा है, तो वो ये देखेगा जितना लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। इसके और सारे क्वेश्चन करते हैं, और सारे जो डाउट्स अपने मन में आ रहे हैं वो सारे अपन दूर करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट करें। तो हमने ये समझा कि कैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्टिविटी हमने यहां पर कैसे डिफाइन की। क्या क्लियर समझ में आता है भाई? क्लियर? तो हमारे पास मेन चीज क्या है बच्चों, अगर मेरे पास मेन चीज की बात करूं तो मेन पॉइंट्स यहां पर यही है कि अगर आपको SN2 रिएक्शन करना आता है अच्छे से, तो आप यहां पर बता सकते हो कि कैसे कैसे प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होंगे। क्लियर बात समझ में आती है? तो चलिए बात करते हैं यहां पर कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि
एक है मेरे पास फेनॉक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड आयन। मैंने रिएक्शन कराई CH3Br से। बताओ विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रही है, ठीक है भाई। तो क्या होगा यहां पर, ये O- क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा और ब्रोमीन को क्या करेगा, निकाल देगा। मेरे पास बन के क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास बन के कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है कि कैसे यहां पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हुआ, क्लियर। अगर बच्चों मान लीजिए मेरे पास CH3 ऑक्साइड माइनस होता, मतलब मेथॉक्साइड होता, और यहां पर अब बेंजीन के साथ डायरेक्ट हैलाइड जुड़ा होता, तो अब आप सोचो मेरे पास एल्किल हैलाइड कौन है, ये, और इपॉक्साइड कौन है, ये। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर मेथॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने जाएगा तो बताओ बच्चों, क्या आप सबने पढ़ रखा है कि SN2 अटैक कभी भी विनाइलिक कार्बन से जुड़े हैलाइड पर SN2 नहीं होता है। क्या आप सबको पता है, यहां SN2 नहीं होता है, बेंजीन के साथ कभी भी ब्रोमीन हो SN2 नहीं होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या यहां पर ये रिएक्शन फीजिबल है, नहीं है। क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए फीजिबल है, नहीं। तो मैं यहां लिख सकता हूं नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन हुई, आपको बहुत अच्छे से SN2 रिएक्शन पता होगी। कभी भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे, कभी भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे SN2 अटैक नहीं होता। डबल बॉन्ड से जुड़े हैलाइड है, मेरे पास कोई भी हैलाइड है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, क्या वो जल्द रिमूव होना चाहेगा, नहीं। क्यों नहीं होना चाहेगा, क्योंकि इसकी डेल पॉजिटिव रेजोनेंस के थ्रू क्या है, न्यूट्रलाइज है। मैंने आपको बता रखा है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, तहां पर भी मैंने यही डिस्कस किया था। अब मान लीजिए मैं आपसे और कुछ बोलूं कि जैसे मेरे पास मान लीजिए रिएक्शन है CH3 ऑक्साइड माइनस Na+ और रिएक्शन हो रही है इस ब्रोमीन से, तो बताएं मुझे विलियमसन ईथर सिंथेसिस पॉसिबल है या नहीं। तो आपका जवाब क्या आएगा, नहीं। क्योंकि जब ये SN2 अटैक करने जाएगा तो बच्चों यहाँ SN2 रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ रिएक्शन का प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। क्लियर बात समझ में आती है। और बात करें, अच्छा मान लीजिए कि अगर इसी की जगह पर कुछ इस तरीके का होता, ऑक्साइड माइनस Na+ और मेरे पास होता बेंजीन के साथ ब्रोमीन। भाई जितने भी ये हैलाइड हैं, अगर हैलाइड डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड कार्बन पे हैं तो कभी भी SN2 अटैक नहीं हो सकता, और SN2 अटैक नहीं हो सकता तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं हो सकती। मतलब यहां पर भी नो रिएक्शन होगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरे पास अगर कोई बेंजीन के साथ ऑक्साइड माइनस है, इसे फेनॉक्साइड आयन बोल सकते हैं, और मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है, आप सबको ये चीज़ पता होगी ब्रेड्स रूल, यहाँ पर ब्रेड्स रूल कभी भी वैलिड नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर भी SN2 अटैक पॉसिबल नहीं होता। तो बताओ यहाँ SN2 अटैक नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं हो सकती। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई, मस्त मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको क्या मैंने बताया, SN2 अटैक कहाँ कहाँ नहीं हो सकता वो आपने सीख रखा है, और वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज की है। क्या आपको सबको समझ में आया। तो चलिए नोट करिए और आगे इसके आगे समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो अपन को मेन ध्यान क्या रखना है, SN2 अटैक अगर फीजिबल नहीं है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी फीजिबल नहीं है बच्चों। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो अगर मेरे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस करनी है तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अपने को क्या सीखना होगा कि SN2 अटैक फीजिबल होना चाहिए। क्लियर, SN2 अटैक फीजिबल नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे पास है फेनॉक्साइड आयन है एक, और मेरे पास है टर्शरी हैलाइड। क्या कभी टर्शरी हैलाइड SN2 अटैक कर सकती है बच्चों? नहीं।
और जब SN2 अटैक नहीं कर सकती तो बताओ यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं हो सकती। क्लियर बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई टर्शरी ऑक्साइड होता, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, अभी हमने देखा कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर SN2 पॉसिबल है तभी कर सकता है। यहाँ X हो या यहाँ मैं आपके सामने ब्रोमीन ले लेता हूँ मान लीजिए, तो ये सिंपल आएगा, अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। मैं ये कह सकता हूँ ईल्ड अच्छी नहीं होगी, हो सकता है ईल्ड अच्छी ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है और बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में उतना फिजिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट पॉसिबल बन सकता है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आया है। अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये गिवन होता, जैसे अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मुझसे बोलता कि यहां पर A और B की रिएक्शन है, जहां A क्या है, एल्कोक्साइड आयन है, और B क्या है बच्चों, एल्किल हैलाइड है। तो मुझे बताओ यहां पर जब मैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर रहा हूं और प्रोडक्ट मेरे पास बन के आया, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन के आया, तो मेरे क्वेश्चन ये है कि फाइंड A एंड B। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? मेरा क्वेश्चन पूछने का समझ में आया? क्या मतलब पूछने का? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछता है बच्चों, पूछ चुका है। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट ये आया है तो पॉसिबिलिटीज मुझे बतानी है A और B की क्या होगी। तो बच्चों अगर आपको अच्छे से क्लियर है कि कभी भी बताओ एक हैलाइड हो सकता है, इसका मतलब आपने सोचा या तो हैलाइड कौन सा होगा, CH3Cl मान लो, कुछ भी मान लो, कोई एक हैलाइड ले लो, या फिर हैलाइड क्या हो सकता है, ये हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटीज तो हो सकती हैं। तो मुझे बताओ अगर ये हैलाइड है तो एपॉक्साइड क्या होगा, ये होगा। अगर ये हैलाइड है तो ऑक्साइड क्या होगा, CH3O- होगा। मुझे बताओ क्या ये क्वांटिटी SN2 रिएक्शन कर सकती है? नहीं कर सकती बच्चों, क्योंकि टर्शरी हैलाइड कभी भी अटैकिंग टेंडेंसी नहीं देता है। तो कौन सी टेंडेंसी यहां पर फिजिबल हो सकती है? तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज A एंड दिस इज B, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। क्लियर समझ में आया? इसकी प्रैक्टिस और करते हैं, आपको हीरो बना के छोड़ेंगे बच्चों। क्लियर है? यहां पर आप सीखते रहें, मस्त करते हैं। तो चलिए नोट करिए, और क्वेश्चन करते हैं, और टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो सामने वाला, वो टाइप अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए और करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और समझते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है वो। अब आपको ट्राई करना है बच्चों। मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है ये, क्लियर, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है ये और मुझसे पूछा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमने की और प्रोडक्ट ये बना है, तो बताओ A क्या है और B क्या है। पॉसिबिलिटीज आपको बतानी है बच्चों। जहां A है ऑक्साइड आयन और B है एल्किल हैलाइड। चलिए कोशिश करें, ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, 5-6 क्वेश्चन देने वाला हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करें बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, करें इसकी कोशिश करें, वैसे ही करें जैसे मैंने आपको सिखाया है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट में आया मेरे पास कि बताइए मेरे पास प्रोडक्ट अगर ये बना है तो यहां पर A और B क्या होंगे, बताने हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अगर मेरे पास ये बना है तो मुझे पॉसिबिलिटीज दे A और B की। चौथा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास
ये बना है तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दें, यहाँ ए और बी क्या क्या होंगे। रिएक्शन का नाम आपको सबको पता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की ही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टाइप है क्वेश्चन का, तो आपको ये टाइप जरूर सीखना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। मुझे बताएं सबसे पहले हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे पास जो हैलाइड बनने वाला है वो पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं देखता हूं, हो सकता है आपको भी ये तरीका पसंद आए, तो आप ये सोचो, क्या मेरे पास कभी भी इस हैलाइड के साथ रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है या नहीं? बताएं मुझे। अगर ये हैलाइड है तो एपॉक्साइड कैसा रहा होगा? ये रहा होगा। बताएं क्या कभी भी अटैक पॉसिबल है यहाँ? नहीं। इसका मतलब यहाँ SN2 ही पॉसिबल नहीं है, तो ये फिजिबल ही नहीं है। कौन सा बच गया मेरे पास? अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका ऑक्साइड बनाने वाला हूँ और दूसरे वाले का क्या बनाने वाला हूँ? हैलाइड। आप सिंपल क्या करें, आपको नहीं अगर समझ में आ रहा आप सिंपल करें ऐसे, ब्रेक किया, इसको ऑक्साइड है दे सकता हूँ, इसको Cl है दे सकता हूँ। क्या मैं यहाँ Cl दे सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ आप Na दे दो और यहाँ आप Cl दे दो, कुछ भी दे दो, हैलाइड दे दो। तो बताओ ये पॉसिबिलिटीज फिजिबल है? तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये फिजिबल हो सकती है। क्लियर, समझ में आएगा? सेकेंड क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन में आपको समझ में एक चीज ये आई होगी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल थी? मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन क्या कभी भी यहां से बॉन्ड टूट के मैं इसको हैलाइड दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। यहां मैं इसको तोड़कर हैलाइड दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। इसका मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज मेरे पास गलत हैं। इसका मतलब यहां ए और बी भी फिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन ही फिजिबल नहीं हो सकती। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? ऑप्शन में इस तरीके से दे सकता है, विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ऑप्शन में अगर ये हो तो आप लगा सकते हो। क्लियर बात समझ में आई? यहां पे आते हैं। मैंने देखा कि अगर मुझे पॉसिबिलिटीज देखनी है, मुझे बॉन्ड तोड़ना है, यहां मैंने माइनस दे दिया एपॉक्साइड और यहां मैंने हैलाइड लगा दिया। ये कर सकता हूं मैं। अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखूं तो सेम आ रही है। इसका मतलब यहां पर एक ही पॉसिबिलिटीज बन सकती है और वो ये बन सकती है कि यहां पर Cl हो और यहां पर एपॉक्साइड आयन हो। यही पॉसिबिलिटीज यहां पर बन सकती है। क्लियर समझ में आया आपको कि यहां पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी? जैसे बच्चों यहां पर देखो, यहां कभी भी ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग यहां कभी भी हैलाइड आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वहां कभी भी sp2 नहीं हो सकता, SN2 अटैक नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे पास हैलाइड कौन सा होगा? ये। और ऑक्साइड कौन सा होगा? ये। तो बताओ, मैं पॉसिबिलिटीज बता सकता हूं कि मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं वो क्या आने वाली हैं? ऑक्साइड माइनस और दूसरे वाले का हैलाइड। इसका मतलब CH3Cl या CH3Br। बात समझ में आ गई? चलो और क्वेश्चन करते हैं। इसके और सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा अभी हमें कि हमें यहाँ पर पूछ क्या क्या रहा है और क्या क्या यहाँ पर पूछ सकता है। आपसे रिएक्टिविटी पूछ सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपसे पॉसिबिलिटीज पूछ सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपसे रिवर्स रिएक्शन से ए और बी पूछ सकता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर प्रोडक्ट है ये, तो बताएं मुझे विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, जहां पर ए ऑक्साइड है और बी हैलाइड है। क्लियर आ रहा है? यहां पर मैंने देखा यार दोनों तरफ से पॉसिबल है। अगर आप देखो तो यहां दोनों तरफ से पॉसिबल है। क्यों? अगर एक बार मैं CH3Cl को लूं तो एपॉक्साइड क्या होगा? ये होगा। उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। चलो ठीक है, इधर लिख दो, चलो इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटीज क्या थी बच्चों कि मेरे पास ये ऑक्साइड माइनस हो तो हैलाइड क्या होगा बच्चों? हैलाइड होगा CH3Cl। एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि यहां पर ऑक्साइड हो जाए CH3O माइनस। देख सकते हैं आप, यहां से भी ब्रेक हो सकता है और यहां से भी ब्रेक हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, तब हैलाइड क्या होगा?
ये होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? दोनों केसेस में यही ईथर बनने वाला है। अगर ये ए है, ये K1 है, मान लीजिए इसका रेट अगर K1 है और इसका रेट K2 है, तो तुरंत मुझे बताएं कि K1 और K2 में कौन अच्छे से विलियमसन ईथर दे सकता है। इसका मतलब किसकी ईल्ड अच्छी हो सकती है, जल्दी से बताएं मुझे। मुझे पता है ईल्ड देखने के लिए हमेशा हैलाइड छोटा होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं K1 इज ग्रेटर देन K2। तो हमने पॉसिबिलिटीज भी देख ली कि A और B क्या क्या हो सकते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि यहां पर रेट हम कैसे देख सकते हैं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मान लीजिए मुझे बताएं क्या यहां पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस पॉसिबल है या नहीं, सोच के बताएं। इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, भैया कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मैं कह सकता हूं कि नो पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब बिलिटीज, इसका मतलब मैंने जो ये बनाया है ये भी कभी भी नहीं बन सकता। तो क्लियर समझ में आ रहा है? यहां पर ए और बी की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। तो अब आपको मेरे ख्याल से विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बात समझ में आई? तो चलिए एक और करो। यहां पर मान लो यहां पर है टर्शरी के साथ ये है। अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटीज अगर देखनी है ए और बी की, तो मैं ए और बी क्या क्या ले सकता हूं? कभी भी मैं इस वाले टर्शरी को हैलाइड दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने टर्शरी को हैलाइड दे दिया तो उधर क्या आएगा? एपॉक्साइड आयन, और ये कभी भी अटैक करने के लिए फिजिबल नहीं होता। इसका मतलब यहां ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। दूसरी पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ऑक्साइड मैंने इसे दे दिया और हैलाइड मैंने इसे दे दिया। अब पॉसिबल है कि ये हैलाइड को अटैक करे और ये प्रोडक्ट बना दे। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज मैं कह सकता हूं करेक्ट है। ये पॉसिबिलिटीज उतनी सही नहीं है। तो मेरे को ये समझ में आया विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, कैसे यहां पर हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे हम रिएक्शन को समझ रहे हैं। तो बच्चों यहां क्लियर हो गया होगा आपको कि हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस को यहां कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी देखने में कोई दिक्कत है? नहीं। आपको प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब कुछ स्टीरियो की बात करते हैं कि हो सकता है कुछ एडवांस प्रॉब्लम अगर आपके पास आए तो वो किस तरीके से आ सकती है। ये है नीट, मेंस, इन सब में ऐसा ही पूछता है। जेई एडवांस में हो सकता है आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन दे, और मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दो। क्या अब मैंने क्या किया, एक फिशर फॉर्म बनाया, और फिशर फॉर्म आपको हमेशा पता होता है, फिशर फॉर्म इज द फिक्स्ड क्वांटिटी। वो हमेशा क्या होती है? फिक्स क्वांटिटी होती है बच्चों। क्लियर? तो मुझे बताओ अगर मैं इस फिशर फॉर्म में यहां OH रख दूं, यहां H रख दूं, यहां CH3 रख दूं, यहां D रख दूं, लेट सपोज मैंने रिएक्शन कराई सबसे पहले Na मेटल से, यहां पर बना A की रिएक्शन कराई मैंने हैलाइड से, यहां बना B। बताओ A और B क्या क्या होंगे? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है ये Na क्या करेगा। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी ROH के साथ Na या पोटेशियम या सोडियम कुछ भी मिला होता है, तो ये Na क्या करता है बच्चों? Na हमेशा Na+ में स्टेबल होना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अटैक करता है और H को बाहर निकाल देता है। तो मेरे पास बन क्या जाता है? RO-। तो मुझे बताओ बच्चों रिएक्शन इस कार्बन पे होगी या इस ऑक्सीजन पे होगी? तो सबको समझ में आ रहा है कि Na जब Na+ और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक कहां करना चाहेगा? यहां करना चाहेगा। इसका मतलब जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो यहां पर भी वो R ही रहेगा, मतलब इधर कोई चेंज नहीं होगा। इस ऑक्साइड्स माइनस ही बनेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा और यहां कोई चेंज अभी नहीं हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से। अब ये ऑक्साइड माइनस क्या करेगा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
ये ऑक्साइड माइनस अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। क्या अभी भी इस कार्बन पे कोई रिएक्शन हुई है? नहीं हुई है। और जब अभी भी कोई रिएक्शन नहीं हुई है बच्चों, तो मुझे बताओ CH3HD, तो इसी O से क्या जुड़ जाएगा? इसी O से ये कार्बन जुड़ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि कैसे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का OH है और जो कि वेज में है। समझ में आता है? मैंने क्या किया, एक पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराई। यहाँ पे क्या बनेगा? Na+ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हो। पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराई तो ये भी क्या करेगा? K+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर है A, आपको सबसे पहले ये बनाना है, और A के साथ रिएक्शन कराई हमने Cl की और ये बना B। आपको बनाना है A और B। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? सबसे पहले ये K इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अटैक कहाँ करेगा? यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, और जब यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं होगा तो वेज का वेज ही रहेगा। इसका मतलब मैं A बना सकता हूँ बच्चों ऑक्साइड माइनस। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? इस ऑक्साइड माइनस को अब क्या चाहिए? अब यहाँ पर चाहिए ऑक्साइड माइनस और K+। अब इस ऑक्साइड माइनस को क्या करना है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। क्या अभी भी ये जो वेज था ये वेज ही रहेगा बच्चों? क्लियर बात है? तो बताओ B क्या बन जाएगा? B में ये अभी भी वेज रहेगा और ऑक्सीजन से जुड़ क्या जाएगा? एक कार्बन और दो कार्बन। इसका मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या समझ में आया आपको कैसे अपन ने रिएक्शन को प्रोसीड किया, कैसे अपन ने रिएक्शन को यहाँ पर समझा? क्लियर बात है? चलिए नोट करिए इसे। यहीं से रिवर्स भी आपसे पूछ सकता था। वो क्या पूछ सकता है? रिवर्स क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है आपसे वो। यहीं पर बच्चों ये भी पूछ सकता था कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, दिस वन, यहां है CH3, यहां है H, यहां है D, और आफ्टर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो मुझे बताएं ऑक्साइड क्या होगा और एल्किल हैलाइड क्या होगा? ध्यान देना बच्चों, यहां पर अगर ये O- यहां अटैक करता तो पक्की बात है इन्वर्जन हो सकता था, इन्वर्जन जरूरी था, हो सकता था। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या थी कि आप ये कर सकते थे और यहां करते तो पहली पॉसिबिलिटीज आपकी ये आती, ऑक्साइड माइनस H CH3D और यहां बन जाता Cl। पहली पॉसिबिलिटीज जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां कोई चेंज होना नहीं है, अटैक करेगा तो यही बन जाएगा। लेकिन बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहां Cl होता तो क्या ये ऑक्साइड माइनस नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। लेकिन जब ये ऑक्साइड माइनस अटैक करता तो बैक अटैक करता, तो ये H यहां होता और ऑक्साइड माइनस यहां होता। इसका मतलब ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। इसका मतलब ये ऑक्साइड माइनस से जो जुड़ता वो कुछ इस तरीके से हो सकता था, लेकिन ये दोनों चेंज है, ये इसका इन्वर्जन है। इसका मतलब इस Cl को पहले ही मैं क्या कर दूंगा, इधर ना जोड़ के इधर जोड़ूंगा। अब मेरे पास जो चीजें आएंगी वो बिल्कुल सही आएंगी, क्योंकि अब ऑक्साइड माइनस अटैक कहां करेगा? यहां, और Cl कहां निकलेगा? यहां, जिससे इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन से H यहां आ जाएगा और इस ऑक्साइड से क्या जुड़ जाएगा बच्चों? एथिल जुड़ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि अगर आपको ये पॉसिबिलिटीज लेनी है तो आपको बहुत ढंग से क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत तोड़ा, यहां कोई चेंज करना नहीं है, कर दिया। लेकिन अगर ये अटैक करता तो मुझे पता है कि पहले ही अगर मैं इन्वर्जन कर दूं, पहले ही अगर मैं क्या कर दूं, इसका इन्वर्जन कर दूं, तो बताओ क्या मैं इस Cl को यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा? यहां लगाऊंगा।
जिससे कि ये H यहां आ जाए और ऑक्साइड पूरा कहां चला जाए, वहां। देखिए, तो आपको समझ में आया। बस यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इससे टफ एडवांस में भी नहीं आया, मेंस वेंस लायक सब मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट एकदम सीख चुके हैं आप। अब जो अगली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं HI। अब हम पढ़ने वाले हैं ईथर को एल्किल हैलाइड और अल्कोहल में कैसे ब्रेक करेंगे, वो हम सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलो जुड़े रहो, और ये सारे क्वेश्चन अपन ने जो किए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करो बच्चों, नोट्स अपने हाथ से बनाओ, बेस्ट रहेगा। क्लियर है? तो चलो, थैंक यू बच्चों, ऐसे ही समर्पण परिवार आपके लिए काम करता रहेगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।